तो यार हम कोडिंग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोडिंग पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये कोडर है वो करता क्या है। मतलब एक किसी भी सॉफ्टवेयर में क्या कंपोनेंट्स होते हैं और जो इंजीनियर होता है उसके क्या क्या रोल होते हैं, बेसिकली वो कौन सा काम करेगा। तो चलो हम एक काम करते हैं, व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई क्या कंपोनेंट होते हैं, एक वर्कफ्लो कैसे रहता है। तो मान लो कि ये तुम्हारा मोबाइल है, ठीक है, और इससे अटैच्ड है वो तुम्हारी वो लेट से हार्ड डिस्क अटैच्ड है। और फिर यहाँ पे तुम्हारा लेट से व्हाट्सएप ऐप खुला हुआ है और तुमने यहाँ पे कुछ मैसेज टाइप किया बेसिकली। अब मैसेज टाइप करके तुमने सेंड कर दिया। तो सेंड करने के बाद क्या होएगा, सबसे पहले तो मैसेज है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होएगा, राइट। तो वो मैसेज बेसिकली यहाँ स्टोर हो गया। अब वो मैसेज है वो कहीं पे सर्वर पे जाएगा, राइट। तो सर्वर पे चला गया मैसेज। अब तुमने उसमें सर्वर पे क्या गया होगा कि भाई तुमने ये मैसेज किसको भेजा है, तो लेट से यूज़र आईडी या मतलब मोबाइल नंबर जिस भी इंसान को तुमने भेजा है उसकी डिटेल गई होगी लेट से। और दूसरी चीज़ क्या हो गई, लेट से तुमने हाई मैसेज भेजा तो हाई गया वहाँ पे। अब ये सर्वर क्या करेगा, सर्वर देखेगा भाई ये कि ये जो बंदा है, ये जिसको तुमने मैसेज भेजा है वो बंदा कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अब लेट से वो बंदा यहाँ पे कनेक्टेड मिल जाता है और ये है यहाँ पे वो यूज़र जो कनेक्टेड है इसका फ़ोन, तो इसको क्या करेगा, इसको ढूंढेगा और उसको वो मैसेज भेज देगा। तो वो हाई मैसेज बेसिकली इसको भेज दिया। और इसने क्या किया वापस से, इसने अगर जब ये मैसेज डिलीवर हो गया तो इसने बोल दिया कि हाँ भाई मेरे को मैसेज मिल चुका है, और ये वापस इसको भेज देगा तो डबल टिक आ जाएगा। सेम जब रीड करेगा तो भी ये एक सर्वर को मैसेज करके बता देगा कि मैंने XYZ मैसेज रीड कर लिया है। तो वापस इसके पास ये डिलीवरी नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो ऐसे ही तो बेसिकली काम करता है वर्कफ्लो। अब इसमें थोड़े से सिनेरियो कंसिडर करते हैं। लेट से कि ये है सर्वर से कनेक्टेड है ही नहीं, इसका नेट ऑफ है, लेट से इसका नेट ऑफ है। तो क्या होगा, तो ये मैं बटन इसने दबाया बट यहाँ पे सर्वर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसने क्या किया, हार्ड डिस्क में सेव किया हुआ था मैसेज और फिर वो वहीं पे रह गया और वो वहाँ पे एक एरर का सिंबल बन के आ जाता है, राइट। तुम ये खुद चाहे ट्राई भी कर लो अभी। तो अगर नेट ऑफ है तो यहाँ पे मैसेज रहेगा लेकिन वो एक एरर का साइन बन के आ गया। अब तुम जब नेट कनेक्ट करोगे तो रीसेंड वगैरह का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब मान लो कि ये तो कनेक्टेड है, ये तो लेट से कनेक्टेड है, कोई इश्यू नहीं है इसमें, बट ये वाला डिसकनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है। तो क्या होगा, तो वो इस यूज़र को ढूंढ नहीं पाएगा कि ये कनेक्टेड है नहीं। तो वो क्या करेगा, तो वो इसको नोटिफिकेशन भेजने का ट्राई करेगा। नोटिफिकेशन भेजने का ट्राई करेगा, अगर उसके पास सक्सेसफुली चला जाता है तो ठीक है, वरना फिर वो नोटिफिकेशन क्यू वगैरह में रह जाएगा और जब वो कनेक्ट होगा तो वो चेक कर लेगा कि उसके लिए कोई उसके लिए कोई नोटिफिकेशन है कि नहीं है। तो ऐसे बेसिकली मैसेज डिलीवर होते हैं जब चाहे बंदे का इंटरनेट ऑफ हो ऑन हो, इस तरह से काम करता है। अब मान लो व्हाट्सएप तो है, वो मैसेज तो तुम्हारे लोकल डिस्क पे शेयर कर स्टोर करता है या फिर गूगल ड्राइव पे स्टोर करता है। तो गूगल ड्राइव बेसिकली स्टोर करता है, तो वो तो तुम्हारे ऐप से तुम्हारी पर्सनल होती है। लेकिन मैसेंजर है उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारे लोकल पे थोड़ी होते हैं। जब तुम मैसेंजर खोल के पुरानी कोई चैट खोलने जाते हो और उसको ऊपर करके देखते हो तो वो कहीं और से ला रहा होता है ना नेट। तो वो बेसिकली कहाँ से ला रहा होता है, वो कोई कंपनी का ही डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस के अंदर वो मैसेज स्टोर्ड होते हैं। तो जब तुमने वो मैसेज मांगे या देखने के लिए बोला या भेजा कुछ भी किया, तो उसने वो मैसेज पहले यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर किया और फिर अगले बंदे को भेजा, राइट। और सिमिलरली जब वो मैसेज तुम्हें देखने हैं तो वो लोकल हार्ड डिस्क पे स्टोर नहीं करेगा लेकिन इस डीबी से ले आएगा वापस। तो इस तरह से बेसिकली व्हाट्सएप काम करता है। अब इसमें जब तक तुम मैसेज टाइप कर रहे होते हो तो वो जो मैसेज है अभी तक जो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे मैसेज, वो मैसेज कहाँ रहता है, तो वो मैसेज रहता है बेसिकली तब तक इन मेमोरी में। अब ये थोड़ा इन मेमोरी क्या होता है ये देख लेते हैं। अब तुमने सुना होगा कि रैम, और इसी को काइंड ऑफ इन मेमोरी बोल सकते हैं, या फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। और तुमने एक हार्ड डिस्क नाम सुना होगा, HDD या SDD। तो ये सब होता क्या है ये देख लेते हैं। तुमने जब कंप्यूटर खरीदा होगा तब तुमने देखा होगा कि भाई 2 GB रैम है या फिर 4 GB है या फिर 8 GB ऐसे करके। तो अब मान लो कि रैम का क्या मतलब होता है। तो अब तुमने कोई ऐप रन कर रहे हो लेट से तुम्हारे कंप्यूटर में और या फिर मोबाइल में कहीं पे भी, लेट से तुमने एडोबी फोटोशॉप रन किया। तो इस एडोबी फोटोशॉप जब रन हो रहा है तो उसने बेसिकली तुम्हारी इमेज इसके अंदर लोड करी, फिर तुमने एडिट किए, कुछ चेंजेस किए। तो वो सब कुछ रहता है वो इन मेमोरी रहता है, राइट। और जब तुम उसको सेव क्लिक करते हो तभी वो जो तुम्हारी हार्ड डिस्क है ना वहाँ पे जाके सेव होती है। तो इसको बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, तुमने काफ़ी चीज़ें यूज कर रहे हो। तुम बेसिकली जो भी कोई प्रोग्राम रन करते हो
तो उसमें कुछ मेमोरी यूज़ करते हो, राइट? कुछ वेरिएबल स्टोर करने के लिए या कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए या कुछ टेम्परेरी फाइल स्टोर करने के लिए। तो वो सारी जो स्टोरेज है वो रैम में स्टोर होती है। और वो रैम में क्यों होती है? क्योंकि उसको एक्सेस करना फास्ट होता है। अगर कोई भी ऐप इस रैम से रीड करेगा, जो इन मेमोरी, जो बेसिकली अपन इन मेमोरी बोलते हैं कि ये भाई इन मेमोरी है, तो इससे बहुत जल्दी बेसिकली वो उसको रीड कर सकता है उसको। वहीं जब हार्ड डिस्क से रीड करने जाएगा तो वो कंपेरेटिवली काफ़ी स्लो होगा ऑपरेशन। तो अब मान लो कि 2 GB का है, तो बेसिकली क्या हो सकता है कि तुम 2 GB तक के ही ऐप यूज़ कर सकते हो। तुम अपना टास्क मैनेजर वगैरह खोल के देखोगे तो 100 MB या 500 MB तक ऐप यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब मान लो कि तुमने 4 ऐप चला दिए, 500 MB यूज़ कर रहे हैं चारों, तो क्या होगा? तुम्हारी 2 GB रैम थी, चारों है, तो फुल पूरी रैम कंज्यूम हो गई है, तो उसके पास इन मेमोरी कुछ बचा नहीं है। तो क्या होगा? या तो तुम्हारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, या तुम्हारा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? वो कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कुछ ऑप्टिमाइज करके थोड़ा सा जो टेम्परेरी डेटा यहाँ पे स्टोर करना होता है ना इसको रैम में, वो टेम्परेरी डेटा यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो उससे क्या है कि वो काम चला लेगा, बट चीज़ें काफ़ी स्लो हो जाएंगी और वो यूजेबल नहीं रहेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया रैम और इन मेमोरी का। तो हमेशा जब भी प्रोग्राम में हम जितनी भी चीज़ें वेरिएबल वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वो यूजुअली इन मेमोरी स्टोर किए जाते हैं, ताकि सब जो भी ऑपरेशन करने हैं जब भी उनको यूज़ करना है वो फास्ट हो पाए। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि तुमने इसमें देखे होंगे, कभी क्रैश व्रैश होते हुए देखे होंगे, राइट? तो अब ये तुम्हारा है, लेट से ये तुम्हारा ऐप है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है, ये डेस्कटॉप ऐप भी हो सकता है, एंड्रॉयड iOS कुछ भी हो सकता है। और ये तुम्हारा सर्वर है, ये तुम्हारा सर्वर है, और ये तुम्हारा लेट से डेटाबेस है। तो अब तुमने कुछ भी इसमें जो कुछ इस कोड में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, तो हाँ, हम कोडिंग सीख रहे हैं, तो कोई भी कोड है, वो इंसान है, वो हज़ारों लाखों करोड़ों लाइंस का कोड बन जाता है इवेंचुअली। तुम किसी भी बड़े ऐप का देखोगे तो उसको लाखों करोड़ों लाइंस का कोड होगा, ठीक है? तो उसमें बेसिकली कहीं ना कुछ गलतियां रह जाती हैं, और काफ़ी अलग अलग टाइप की गलती होती हैं। तो अगर वो कोड हिट होता है और वो स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती हैं और वो नहीं होना चाहिए, तो उस केस में बेसिकली क्रैश हो जाता है। आगे मैं बताऊंगा कि क्रैश होने का एग्जैक्टली रीज़न क्या होता है, कोड में कैसे होता है क्रैश। बट अगर कहीं भी कभी भी तुम्हारा ऐप क्रैश होता है, तो मोस्टली ये रीज़न है कि वो क्लाइंट साइड में इस ऐप में कुछ गड़बड़ हुआ है, उसकी वजह से क्रैश हुआ है। अगर मान लो तुम्हारा सर्वर डाउन है या सर्वर कुछ है, तो तुम जब भी उस इंटरनेट को कॉल कर रहे होगे तो वो रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ, तुम मैसेज सेंड करोगे, तो तुम्हारा इंटरनेट चाहे चालू हो, सब कुछ चल रहा हो, बट वो मैसेज आगे जाएगा नहीं, ठीक है? तो अब ये बताओ कि भाई सब में सर्वर होता ही है क्या? नहीं होता। मतलब कुछ ऐप्स ऐसे हो सकते हैं ना जो सिर्फ क्लाइंट पे रन करें। मान लो तुम अब तुम्हारे मोबाइल में या कंप्यूटर में फ़ोटो एडिट कर रहे हो, तो उसको क्या इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत थोड़ी ना है। लोकली तुमने क्रॉप किया, लोकली तुमने सारे इफेक्ट वगैरह कुछ भी लगाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट पे ही रन होता है। तो अब हम थोड़ा सा सर्वर सर्वर बेसिकली एक कन्फ्यूजिंग पार्ट हो गया। तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भाई सर्वर क्या चीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए मैं तुम्हें पहले एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो देखो, इसमें ये है बेसिकली एक डेटा सेंटर की फ़ोटो। डेटा सेंटर क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, एक बड़ा सा रूम है या फिर कुछ बड़ा सा वेयर हाउस है, जिसके अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं और हार्ड डिस्क रखी हुई हैं। अब उनका यूज़ क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जब तुमने मान लो कि बोला कि कोई सर्वर है बेसिकली, तो वो सर्वर कुछ नहीं है, यूँ मान लो कि कुछ कंप्यूटर्स हैं और वो रन हो रहे हैं, और इंटरनेट के थ्रू तुमने बेसिकली मैसेज सेंड करने को बोला ना। तो मैसेज सेंड करने बोला, तो वो इनमें से किसी एक कंप्यूटर के पास गया वो मैसेज। यहाँ मान लो 3 कंप्यूटर रन हो रहे हैं, जिसमें ये व्हाट्सएप का सर्वर है बेसिकली, लेट से। तो मान लो इसको मैसेज सेंड करना है, इसको डिलीवरी रिसिप्ट भेजनी है, या ऐसा कुछ है, तो ये बेसिकली सर्वर को बोलेगा। अब ये सर्वर से कई सारे क्लाइंट यूज्ड हैं, तो वो देखेगा कि भाई दूसरा क्लाइंट इससे कनेक्टेड है कि नहीं है, और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। और ये है क्या चीज़ सर्वर? तो ये सर्वर है कि भाई एक रूम में रखी हुई काफ़ी सारी मशीनें हैं, और उनमें कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। कोड क्या? कि भाई जब तुम्हारे पास कोई मैसेज आया, तो इसके पास मैसेज आया कि लेट से यूज़र 2 को मैसेज भेजना है, और यूज़र 1 ने भेजा है और हाय लिख के भेजा है। तो इसने ये बेसिकली क्या करेगा, इसके पास अपना डेटाबेस होगा, कोई डेटाबेस है इसके पास, लेट से इस डेटाबेस में देखेगा कि यूज़र 2 मेरे साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। जब भी कोई यूज़र कनेक्ट हुआ, इसने कहीं पे राइट कर लिया कि भाई ये यूज़र मेरे साथ कनेक्टेड है, और इसकी मशीन का एड्रेस और ये है, और ये डिटेल्स हैं। तो इसने वो देखेगा उस डेटाबेस में कि यूज़र 2 कनेक्टेड है क्या। वो अगर कनेक्टेड है, तो उसने ये मैसेज उस यूज़र 2 के डिवाइस को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये काम इसने बेसिकली किया इस मशीन ने। बट हो क्या रहा है
ये कोड ही तो रन हो रहा है कि फाइंड द यूजर टू, इफ कनेक्टेड सेंड द मैसेज और फॉरवर्ड द मैसेज टू हिम, इफ नॉट कनेक्टेड सेंड द पुश नोटिफिकेशन टू हिम। तो यही बेसिकली तो कोड लिखा हुआ है सर्वर साइड। और ये क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर पे रन हो रहा है। वो कंप्यूटर कहाँ रखे हुए हैं, वो तुम्हारे मेरे किसी के हाथ में नहीं है, बट कहीं डेटा सेंटर में रखे हुए हैं। और ये कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर पे सारा काम हो सकता है। मान लो कि 2 बिलियन यूज़र हैं, तो एक साथ में अगर 10 लाख लोग भी, लेट से एक साथ में 10 लाख लोग भी अगर मैसेज सेंड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो एक कंप्यूटर क्या 10 लाख लोगों की रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। क्योंकि एक कंप्यूटर बेसिकली एक रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने में 100 मिली सेकेंड भी ले रहा है, तो भी वो एक साथ पैरेलल में 100 रिक्वेस्ट वो प्रोसेस कर सकता है। तो भी अगर 10 लाख लोगों की करनी है तो काफ़ी सारे सेकंड लगा देगा, काफ़ी सारे मिनट्स लगा देगा एक्चुअली। तो एक मैसेज जाने में कई मिनट लगेंगे, तो इसलिए एक कंप्यूटर कभी भी कर नहीं सकता। तो ये बेसिकली होता कुछ नहीं है, डेटा सेंटर में ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स रखे होते हैं, बहुत सारी हार्ड डिस्क होती हैं। उन हार्ड डिस्क में जो इतना सारा अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करना होता है, वो डेटा उन हार्ड डिस्क में स्टोर करता है और इन कंप्यूटर्स में ये करता है। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि भाई एक कंप्यूटर है या फिर एक पूरी डेटा सेंटर है, उसमें आग लग गई, तो क्या तुम या फिर कोई वहाँ पे फ्लड आ गई, तो क्या तुम एक जगह पे सारा चीज़ स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो सिमिलरली सर्वर हैं वो, और जो डेटाबेस की स्टोरेज है वो दूसरी किसी लोकेशन पे भी सेम तरीके से रिप्लिकेट करते हैं उसी डेटा के साथ, ताकि एक कोई चला जाए तो दूसरा वो डेटा गायब ना हो और दूसरे सर्वर्स और दूसरी डेटा स्टोरेज हैं वो उसका काम कर सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई जितना जियोग्राफिकली जितना दूर लोकेटेड होगा सर्वर, उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, उतना ही लेटेंसी इंक्रीज होएगी। तो सर्वर बेसिकली इस हिसाब से प्लेस किया जाता है कि लेट से एक इंडिया में ऐसे डेटा सेंटर है और सर्वर है, तो हम इंडिया वाले लोगों को वो इंडिया वाले सर्वर से कनेक्ट करेंगे, यूएस वालों को यूएस में जो डेटा सेंटर है उससे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से बेसिकली लेटेंसी कम रहेगी और वो जल्दी रिक्वेस्ट फुलफिल कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई वो डेटा को भी कई सारे डेटा को भी कई जगह रिप्लिकेट करते हैं। अगर मान लो कि ये एक हार्ड डिस्क में डेटा रखा हुआ है मेरा सारा, फेसबुक का लेट से, तो अगर ये हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो क्या मेरा सारा डेटा लूज हो जाएगा? तो हो भी सकती है, हार्ड डिस्क तो क्रैश होती रहती हैं, अपने कंप्यूटर में भी होती हैं। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन करते हैं कि वो एक डेटा एक जगह नहीं रखते, वो एक डेटा कम से कम 3 जगह पे रखते हैं, कि एक भी क्रैश हो जाए, दो भी क्रैश हो जाए, तो भी डेटा उनके पास सेफ रहे, राइट। और इसमें एक एक दो दो मशीन, एक कंप्यूटर फेलियर होता रहता है, एक एक हार्ड डिस्क, तो वो तो आई थिंक एवरी मिनट या एवरी आवर होता ही रहता होगा एक डेटा सेंटर में, काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्रैश होता रहता है एक एक साइड। तो इस केस में क्या होता है, अब मान लो कि तुम यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे थे और तुम्हारा इंटरनेट चल रहा है और ये सर्वर है, और इस सर्वर में इसमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, जो काफ़ी सारे लोग इनसे अलग अलग कनेक्टेड हैं और सब अपनी अपनी रिक्वेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन तुम जो हो वो इस कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, अचानक से इस कंप्यूटर का ये कंप्यूटर क्रैश हो गया या शट डाउन हो गया या कुछ भी हो गया, वहाँ पे लाइट चली गई या कुछ भी हो गया मान लो, तो तुम यहाँ से कनेक्टेड थे और ये कंप्यूटर अचानक से डाउन हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये 1-2 सेकंड तक वेट करेगा, राइट। 1-2 सेकंड तक वेट करेगा कि भाई ये चल जाए चल जाए चल जाए, टेम्परेरी कुछ ग्लिच होगा। अगर वो 1-2 सेकंड में मैसेज नहीं जा पाया तो वो चेक करेगा, यहाँ पे बीच में एक लोड बैलेंसर नाम की कोई चीज़ होती है, वो हम आगे सिस्टम डिज़ाइन में देखेंगे। तो वो बेसिकली चेक करता रहता है कि कंप्यूटर कौन से डाउन है, कौन से अप हैं, क्या है। तो वो फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के बाद पता कर लेगा, ओके ये कंप्यूटर हमारा ख़राब हो गया, तो हमें जो ये रिक्वेस्ट है ये कहीं और पे रीराउट करनी पड़ेगी। तो वो हमें किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा और वहाँ से अपनी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी। तभी आपने शायद देखा होगा कि बहुत बार तुम कोई वेबसाइट खोल रहे हो लेट से, और उस वेबसाइट में तुम्हारा पेज नहीं खुलता है, और 2 सेकंड, 1 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद तुम रिफ्रेश करते हो, तो वो तुम्हारा पेज खुल जाता है। तुम्हारा इंटरनेट चल रहा होता है, वो तुम्हारी कोई गलती नहीं होती है, बट वो यूजुअली ये हो सकता है कि भाई उस जगह वो मशीन क्रैश हुई हो जिससे तुम कनेक्टेड हो, और उससे तुम्हारा बेसिकली 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद तुम्हें दूसरी सर्वर के साथ रीराउट कर दिया गया, दूसरे कंप्यूटर जो था सर्वर रूम में उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, और वहाँ से तुम्हारी रिक्वेस्ट फुलफिल की गई है। तो कई बार क्या होता है कि भाई पूरा सर्विस डाउन हो जाती है, उसके क्या रीज़न रहते हैं? तो हो सकता है कि भाई पूरा डेटा सेंटर उड़ गया पावर की वजह से या किसी भी रीज़न से, तो काफ़ी सारे फेलियर्स एक साथ हो गए, तो सारे यूजर्स को सर्व नहीं कर सकते, तो वो एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, हमने कोड डिप्लॉय किया कुछ मान लो सर्वर पे, और वो कोड में कोई बग आ गया, लेट से कि कोड में कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है
तो वो रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो रिटर्न कर दे रहा है हाथों हाथ वापस वहीं से, तो बिना कोई रिस्पॉन्स दिए। तो इस तरह का अगर मान लो हमने कुछ गलत कोड या कुछ बग के साथ कोड पुश कर दिया, तो वो बेसिकली फुलफिल नहीं कर पाएगा रिक्वेस्ट, तो तब वो कुछ घंटों के लिए डाउन रह सकता है। तो आई थिंक अब आपको जो सर्वर और ये क्लाउड वर्ड होता है, क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं ना, तो वो क्लाउड भी कुछ नहीं, ये जो डेटा सेंटर के अंदर हार्ड ड्राइव रखी होती है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वही बेसिकली क्लाउड होता है, राइट। तो अब ये आई थिंक सर्वर और क्लाउड वाली चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं, वो ये है कि इसमें कि भाई कौन से टाइप के इंजीनियर होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो ये बताया था ना मैंने अपना, तो ये अपना लेट से क्लाइंट, इसमें मोबाइल ऐप भी हो सकता है, और इसमें डेस्कटॉप भी हो सकता है, और इसमें कुछ ब्राउज़र में अपन साइट खोल रहे होते हैं तो वो भी हो सकता है लेट से। और फिर इसके बाद यहाँ पे है लेट से सर्वर, और फिर यहाँ पे है लेट से डेटाबेस। तो ये टिपिकली ज़्यादातर ऐप्स का यही रहता है कि उसका सर्वर है, वो डेटा यहाँ पे स्टोर करता है, और ये रहता है बेसिकली। सर्वर में एक सर्वर नहीं होता, कई कई सर्विस के लिए, हर चीज़ के लिए हज़ारों या हज़ारों 20 30 50 या 100 कितनी भी सर्विस हो सकती हैं अलग अलग। और डेटाबेस भी एक कॉपी नहीं होती, अलग अलग और एक डेटाबेस भी नहीं होता। मान लो कि फेसबुक अपना वो यूज़र का डेटा है वो कहीं और रखता है, पोस्ट का डेटा है वो कहीं और रखता है, तो ऐसा पॉसिबल है कि कई सारे डेटाबेस हों। तो अब यहाँ पे अगर इसमें है, तो इसमें लेट से कि ये है एक एंड्रॉयड मोबाइल, और एक ये है iOS मोबाइल, ठीक है। तो अब ये क्लाइंट पे रन हो रहा होगा, तो यहाँ पे इसमें जो भी कोड होगा वो मोबाइल पे रन होगा, इसमें ऐप में जो भी कोड होगा वो मोबाइल पे रन हो रहा होगा। तो इसमें जो कुछ पार्ट है ना, जो बेसिकली यूआई वगैरह होता है कि भाई जो एंड्रॉयड पे यूआई बनना है, और जो यूआई बनना है, और कुछ पार्ट है जो कॉमन पार्ट है मे बी जिसमें लॉजिक रन करना हो, तो ये लॉजिक बेसिकली रन करना हो, तो ये यूआई या फाइल सिस्टम को एक्सेस करना है कि फाइल को रीड करना है, राइट करना है। तो ये मोस्टली जो है वो एंड्रॉयड रिलेटेड कोड हो गया ओनली, और ये iOS रिलेटेड हो गया, iOS ऐप पे यूआई बनाना है या फिर फाइल एक्सेस करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ कोड होगा, फॉर एग्जांपल कि मान लो तुम कैलकुलेटर बना रहे हो, तो कैलकुलेटर का ये एक ऐप है, तो उसमें कैलकुलेटर का यूआई कैसे दिखाना है, राइट। तो वो अगर तुम्हें दिखाना होगा तो एंड्रॉयड जो ओएस है उसकी एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, कि ये एपीआई कॉल करके एक डब्बा ड्रॉ कर सकते हो तुम, यहाँ पे एक रेक्ट कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, और ऐसे ऐसे करके यूआई बना सकते हो। सिमिलरली iOS पे भी, और कुछ लॉजिक कॉमन चल रहा होता है, तो वो कॉमन बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो तुम, C++, और ये मोस्टली जावा या फिर कोटलिन वगैरह में लिखा जाता है। ये मोस्टली है वो ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट लैंग्वेज में लिखा जाता है। और ये कोड है, ये बेसिकली कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में रख सकते हो तुम, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको इन दोनों को आपस में कंपेटेबल करने के लिए। बट अगर तुम्हारा ऐप iOS और एंड्रॉयड दोनों पे चल रहा है, तो तुम दोनों कोड तुम जावा में तुम दोनों कोड में दोनों मशीन पे चलाने के लिए अलग अलग कोड क्यों लिखोगे, कि इसमें तुमने जावा लिखा लॉजिक में, लॉजिक लिखा वो जावा में लिखा, और इसमें तुमने लॉजिक लिखा वो ऑब्जेक्टिव सी में लिखा, ऐसा थोड़ी करोगे। वो कॉमन C++ लैंग्वेज में तुमने कुछ लॉजिक लिख दिया, और वही एंड्रॉयड पे भी रन हो जाएगा, वही iOS पे भी रन हो जाएगा। तो यूजुअली सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बुलाते हैं, यही मेन डेजिग्नेशन होती है। बट जो खासकर जो इस लेयर पे काम करता है ना, जो सिर्फ एंड्रॉयड ओनली रन होता है, तो उसको एंड्रॉयड इंजीनियर भी बोल देते हैं। वो एंड्रॉयड का एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है कि एंड्रॉयड में एंड्रॉयड का फाइल सिस्टम है, एंड्रॉयड की जो इंटरनल चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं, और वो एंड्रॉयड उन चीज़ों को रिसोर्सेज को यूज़ करके जो कोड लिखना होता है वो एंड्रॉयड इंजीनियर करता है। iOS इंजीनियर यूजुअली वही होता है जो iOS से स्पेसिफिक जो ये कोड लिखता है यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें ये जो यहाँ पे iOS ओनली, और एंड्रॉयड के लिए ये वाला। अब जो कॉमन कोड है वो C++ में या किसी भी लैंग्वेज में, अलग लैंग्वेज में भी हो सकता है, जावास्क्रिप्ट कहीं पे कुछ किसी भी कोड में रन कर सकते हैं, बट उसकी हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और चलाने के लिए वो देखना पड़ता है, वो उतना उसमें नहीं घुसते हैं चलो। बट हाँ, ये कॉमन कोड है, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बोलते हैं मोस्टली। जनरलिस्ट हो या प्रोडक्ट जनरलिस्ट, कुछ भी बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रोल होता है, जो ये कोड कोई भी लिख लेता है बेसिकली या कर भी लेता है। फिर यहाँ पे जो सर्वर पे जो काम कर रहा होता है मोस्टली, उसको बैक एंड इंजीनियर बोलते हैं, बैक एंड इंजीनियर। और अगर इसमें कुछ वेबसाइट वगैरह बनानी है, यहाँ पे लेट से एक वेब सर्वर भी है बीच में, और उसमें वेबसाइट बनानी है तुम्हारी, जैसे वेब डॉट व्हाट्सएप वेब है, तो उसकी वेबसाइट बनानी है, तो उसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वगैरह में कोड लिखना पड़ेगा यूआई वगैरह बनाने के लिए। तो ये यूजुअली करता है, वो करता है फ्रंट इंजीनियर।
और ये इसमें जो बैकएंड वाला सर्वर है जिसमें लॉजिक है जो डेटाबेस वगैरह से इंटरेक्ट करता है, वो यूजुअली करता है बैकएंड इंजीनियर। फिर एक डेटा इंजीनियर करके भी आता है। डेटा इंजीनियर क्या करता है कि यूजुअली तुम्हारे ऐप में जो डेटा है ना, कि मान लो कि इस तरह की कुछ भी करनी है कि भाई मेरा व्हाट्सएप है, मेरा 100 लोगों ने व्हाट्सएप यूज़ किया, 1000 मैसेज भेजे, तो इस टाइप का डेटा है। उससे कुछ डेटा से तुमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है, कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो वो इस तरह से डेटा को पैटर्न वगैरह को रीड करते हैं, उसकी क्वेरीज लिखते हैं, उससे रिलेवेंट चीज़ें निकालते हैं, उसके बेसिस पे नए फीचर लॉन्च करते हैं। तो वो काफ़ी सारे एनालिसिस टाइप का काम करते हैं। तो वो यूजुअली डेटा इंजीनियर वो काम करते हैं। तो यही है मोटे मोटे अलग अलग टाइप के इंजीनियर। एक होता है क्वालिटी इंजीनियर, तो वो क्या करता है, वो बेसिकली जब तुमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया है तो वो यूजुअली उनको टेस्ट करता है। चलो अब तुम्हें थोड़ा सा सैलरीज के बारे में भी बता दूं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था। तो यूजुअली सबको हम लोग एसडी से ही क्रेडिट करते हैं, यही रोल चलता है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। और इसमें लगभग सब इसमें लगभग जो सैलरी होती है वो फ्रेशर की होती है, वो 20 से 30 लाख के आसपास होती है। और 3 साल एक्सपीरियंस की है वो 40 लाख से के करीब रहती है लगभग। और फिर एक 5 साल एक्सपीरियंस के बाद लगभग 60 लाख के आसपास तक आ जाती है। तो ये फिर आगे बढ़ती रहती है, तो सैलरी अच्छी मिलती है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहो या किसी भी कंपनी का देखना चाहो कि क्या होता है, तो मैं वो भी एक में दिखा देता हूँ। तो अब जैसे ये साइट है levels.fyi, अब इसमें जिस भी सिटी का तुम्हें देखना है तो मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा है। और फिर यहाँ पे देखना है कि भाई यूएस में देखनी है आईएनआर में, तो मैंने यहाँ पे आईएनआर लिखा है। और फिर यहाँ पे मैंने गूगल डाला है गूगल की सैलरी देखने के लिए। और फिर मैंने इसमें कुछ फिल्टर लगा दिए हैं कि जो भाई जिसको 0 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये तो होता है कि भाई ईयर सेट कंपनी और टोटल, तो इसको बंदे को ये एकदम फ्रेशर है, इसको ना तो कंपनी में कोई एक्सपीरियंस है ना उसमें कोई एक्सपीरियंस है। और इसको कितने रुपए मिले हैं, तो लगभग 33 लाख हैं। इसमें 33 लाख में ये 19 लाख है वो बेस है, और जो 18 लाख सॉरी 8 लाख है वो स्टॉक है, और जो बोनस है वो 4 साढ़े 4 5 लाख के आसपास का बोनस है। बट हाँ, कुल मिला के जो भी ये डेटा है ये ठीक ठाक डेटा है, और काफ़ी रियल टाइम से ही रहता है। और ग्लास डोर, ब्लाइंड जैसे ऐप हैं जहाँ पे आप और सैलरी बेसिकली चेक कर सकते हो। चलो यार, ये सब तो हो गया। अब एक ये थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि भाई ऑफिस में क्या होता है, कैसे होता है। तो ऑफिस में काफ़ी अच्छा कल्चर होता है, यूजुअली काफ़ी पॉजिटिव कल्चर रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर मान लो कि तुम्हें कोई काम करना था आज तक, और तुमने एक वीक बाद भी नहीं किया, तो तुम्हारा मैनेजर है तुमसे ये थोड़ी ना बोलेगा कि भाई ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। कोई चिल्लम चिल्ली, कोई चिल्लाना वगैरह कुछ नहीं होता। तुम्हारा मैनेजर यूजुअली ये बोलता है कि भाई इस काम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मैं किसी तरह कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या। तो यूजुअली इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है, सब कोई एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। और ऑफिस से हद ही चीज़ें बताऊँ कि इतना सीखने को मिलता है, इतना ग्रो होता है तुम्हारा नॉर्मल बेसिकली बिहेवियर। तुम देखते हो कि मैनेजमेंट कैसे होता है, चीज़ें प्रोसीड कैसे की जाती हैं, स्क्रैच से प्रोडक्ट कैसे बनाने होते हैं, या प्लानिंग कैसे होती है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी पॉजिटिव वाइब रहती है ऑफिस में। इसके अलावा थोड़ी काम की चीज़ें बताऊँ तो कंप्यूटर एसेसरीज, जितनी रेगुलर काम में आने वाली चीज़ें वो मिलती रहती हैं, और वो बेसिकली मिल ही जाती हैं, स्टेशनरी वगैरह। फिर इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और कुकीज़ वगैरह सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, खाना भी रहता है। फिर इसके अलावा कभी कभी क्वार्टरली या फिर ईयरली कुछ स्वैग्स भी मिलते रहते हैं, लाइक टी शर्ट, जैकेट्स, बैग, या फिर कुछ घड़ी वगैरह वगैरह कुछ कुछ। फिर इसके बाद इसकी एक अच्छी चीज़ ये होती है कि भाई ज़्यादातर कंपनियां हैं वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में हैं। तो मान लो कि मैं किसी टीम के साथ काम कर रहा हूँ और वो टीम यूएस में बैठती है। तो यूजुअली फिर क्या होता है कि जब मेरे को कभी ज़रूरत पड़ती है कि कोई काम हम साथ में कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा बेसिकली चाहिए कोलेब्रेशन, तो मैं यूएस जा सकता हूँ और वहाँ पे उनके साथ कुछ दिन, 15 दिन 10 दिन रह के, और वहाँ से काम कर सकता हूँ यूएस के ऑफिस से। तो जो बेसिकली ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ पेड बाई कंपनी। तो ऐसे बेसिकली काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती रहती हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ होते हैं, लाइक मोबाइल और लैपटॉप वगैरह कंपनी कंपनी से मिल जाता है, रिचार्ज वगैरह हो जाता है। फिर वेलनेस भी होता है, लाइक कि अगर मान लो तुमने अपने शूज़ या फिर जिम मेंबरशिप, जिम इक्विपमेंट, इस टाइप की चीज़ें खरीद सकते हो, तो उन सब के बिल रिम्बर्स हो जाते हैं। तो यही सब मिलता है। तो यही था आज सब सारे बेनिफिट। अब वही जैसा कि अपन बोल रहे थे पिछले वीडियो में कि एक असाइनमेंट कर लेते हैं आज का। तो जैसे मैंने व्हाट्सएप का वर्कफ्लो बताया, क्या तुम ऐसे यूट्यूब का वर्कफ्लो बता सकते हो, जैसे लाइक वीडियो अपलोड होता है या फिर कोई देखता है, तो मोबाइल साइड क्या हो रहा होगा, सर्वर साइड क्या हो रहा होगा, डेटा क्या स्टोर कर रहे होंगे हम। तो इस टाइप का अगर वर्कफ्लो और थोड़ा सा डिटेल कमेंट में कर पाओ, तो आई थिंक वो
सोचने के लिए और प्रोसीड करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, और मैं वहाँ पे करेक्ट कर दूंगा अगर कुछ कोई कुछ अगर रॉन्ग बोलेगा तो ये तुम्हारा आज का असाइनमेंट है। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं।